हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू और हमारी मध्य प्रदेश जीके या फिर एमपी जीके की जो क्लासेस हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है एमपी के गठन, मध्य प्रदेश के गठन या फिर एमपी का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। पूरा ये जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे ये बड़ा लेक्चर है, इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसका आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। क्लासेस जो हमारी हैं बाइलिंगुअल हैं, तो आप किसी भी मीडियम से हैं, किसी भी माध्यम से हमारे इस क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं या फिर क्लास को देख सकते हैं। लास्ट में एक एमसीक्यूज का सेशन भी होता है, तो क्लास को आप पूरा ज़रूर देखिए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्विक अपडेट देना चाहूँगा। यदि आपको एमपी जीके की पीडीएफ चाहिए है या फिर इसके नोट्स चाहिए हैं, ओके, तो आप हमारे इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ क्लास नोट्स मिल जाएंगे, राइट। कंप्लीट एमपी जीके का कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, इसको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन से कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा 1,040,000 कूपन कोड का यूज़ करके 40% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखिए, एमपी के गठन की बात करें, फॉर्मेशन की यदि हम बात करें, ओके, तो हमारा जो मध्य प्रदेश है 1947 से पहले की यदि हम बात करें तो 1947 में आपको पता होगा हमारा देश आज़ाद हुआ था या फिर हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली थी, है ना, इंडिपेंडेंस मिली थी। इससे पहले 1947 से पहले यदि आप इंडिया का मैप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा इंडिया का मैप था, है ना। उस समय मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य या फिर कोई भी इंडियन स्टेट अस्तित्व में नहीं था, है ना। इस रीज़न में ये देखिए, वर्तमान में आप एमपी का मैप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है ना। ये हमारा एमपी का वर्तमान मैप है। लेकिन उस समय यदि आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कोई भी मध्य प्रदेश नाम का राज्य यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सेंट्रल प्रोविंस बरार, है ना, सेंट्रल इंडिया भोपाल, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले पॉइंट याद रखना है कि आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, इस रीजन में कोई भी मध्य प्रदेश नाम का राज्य या स्टेट अस्तित्व में नहीं था, ओके। बिफोर इंडिपेंडेंस नो स्टेट एग्जिस्टेड बाय द नेम ऑफ मध्य प्रदेश। दिस रीजन कंप्रेज सम प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश प्रोविंस। तो यहाँ पर कुछ प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है देसी रियासतें, देसी रियासतें, जहाँ पर राजाओं का या फिर किंग का शासन था, जहाँ पर किंग रूल करते थे हमारे भारत के। और ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब क्या है, जहाँ पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे। ऐसे प्रांत या ऐसे राज्य जहाँ पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे, ऐसे राज्य जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट अंडर थे, है ना। तो कुछ देशी रियासतें थीं और कुछ ब्रिटिश प्रांत थे। जैसे कि आप देखोगे हमारी देशी रियासतों में यहाँ पर ग्वालियर रियासत थी, ग्वालियर के अंतर्गत सिंधिया यहाँ पर थे, है ना, किंग। और यहाँ पर आप देखोगे जो इंदौर वाला रीजन है यहाँ पर होलकर थे, है ना। इसके अलावा जो ये सेंट्रल प्रोविंस वाला रीजन है यहाँ पर अंग्रेज डायरेक्ट रूल कर रहे थे, ओके। तो इतना समझिए। अब जो ये पूरा लेक्चर है पुनर्गठन और गठन का या फिर फॉर्मेशन और रीऑर्गेनाइजेशन का, इसको 4 पार्ट में आप अच्छे से समझ सकते हो और 2 पार्ट में इस पूरे लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो 4 पार्ट में कैसे, एक तो बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 से पहले इस रीजन में क्या था, प्री इंडिपेंडेंस, ओके। एक आप बोल सकते हो आज़ादी जैसे ही हमें मिली अंग्रेजों से 1947 में, तो 1947 से लेकर के 1956 के बीच का समय आपको पता होगा 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, है ना। और वर्तमान मध्य प्रदेश उस समय, हालांकि छत्तीसगढ़ भी साथ में था यहाँ पर, तो अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो आज़ादी के बाद क्या सिचुएशन थी उसको हम डिस्कस करेंगे और गठन कैसे हुआ वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ही 4 पार्ट ABCD, भारत के जितने भी स्टेट हैं या राज्य हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर जब 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश का गठन होता है, तब से लेकर के वर्ष 2000 तक आपको पता होगा, ईयर 2000 जो है, इस समय जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये मध्य प्रदेश से सेपरेट हुआ था, ओके। तो इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे और फिर वर्ष 2000 से लेकर के अभी तक 2025 तक जिलों में, संभाग में, डिस्ट्रिक्ट में, डिवीज़न में क्या चेंजेस आए हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल 4 पार्ट में हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। 1947 में ब्रिटिशर्स से हम आज़ाद हुए या फिर हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो उससे पहले जो हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य है, यहाँ पर कौन से राज्य थे, कौन से प्रांत थे, कौन सी प्रिंसली स्टेट थी, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो 1947 से पहले याद रखिएगा, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश नाम से कोई भी स्टेट अस्तित्व में नहीं था, है ना। यहाँ पर आप देखो ये मैप है इंडिया का, ओके, आज़ादी से पहले का। तो ये दोनों मैप में आप अच्छे से नज़र डाल लीजिए। तो एमपी वाला रीजन कहाँ पर है, यहाँ पर आप एमपी दिखेगा आपको इस रीजन में, है ना। यहाँ पर एमपी है हमारा, ये इस प्रकार से है एमपी, राइट। तो यहाँ पर एक तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तो सेंट्रल इंडिया, दो मुख्य चीज़ें, एक तो सेंट्रल इंडिया और एक तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार, है ना। ये दो मुख्य चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। सबसे पहले ये वाला रीजन देखिए, ये वाला, ओके, ये इसको हम बोलते थे सीपी बरार। इसको हम क्या बोलते थे, सीपी प्लस बरार, है ना। सेंट्रल प्रोविंस और बरार, जो कि क्या था, एक ब्रिटिश प्रांत था, एक ब्रिटिशर्स के अंडर आने वाला राज्य था। मतलब ऐसा स्टेट था, आप ऐसे समझिए, ऐसा स्टेट था जहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं ये डायरेक्ट रूल कर रहे थे। तो ये ब्रिटिश प्रांत था, राइट। फिर यहाँ से आप देखिए ब्लू और लाइट ग्रीन, ये पूरा जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर प्रिंसली स्टेट थे, है ना। मतलब देसी रियासत, जहाँ पर हमारे भारत के जो किंग थे, राजा महाराजा थे, वो यहाँ पर रूल कर रहे थे। तो कुछ छोटी रियासतें थी, कुछ बड़ी रियासतें थी, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे सिंधिया थे, ये ब्लू कलर आप जो देख रहे हो यहाँ पर सिंधिया थे, ग्वालियर शिवपुरी इस रीजन में, है ना। यहाँ पर आप देखोगे इंदौर वाले रीजन में यहाँ पर होलकर थे, है ना। ये रीवा वाला जो रीजन है ना, ये वाला विंध्य प्रदेश बोलते हैं इसको, ये वाला रीजन। तो यहाँ पर भी कुछ छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। तो इस रीजन को हम बोलते थे मध्य भारत। क्या बोलते थे इसको हम, सेंट्रल इंडिया, है ना। इसको हम बोलते थे सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा 1947 के पहले प्री इंडिपेंडेंस जो हमारा एमपी का लैंड है, क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी मध्य प्रदेश नाम का स्टेट नहीं था। एक तो सेंट्रल इंडिया था जहाँ पर कुछ देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे, और एक था बरार और सीपी जहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। ओके, इतना थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। क्लियर है, आई थिंक इतना आपको पता होगा। अच्छा, सीपी बरार में क्या क्या था, तो इसमें कुछ महाराष्ट्र का रीजन था, छत्तीसगढ़ का रीजन था, हमारा पूरा जो ये जबलपुर वाला रीजन है, ये पूरा रीजन इसके अंतर्गत आता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये आपको दिमाग में रखना जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। अब हम समझते हैं 1947 से लेकर के 56 के बीच में क्या हुआ, जो ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है स्टेट का या गठन हुआ है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, ब्रिटिशर्स से हमें इंडिपेंडेंस मिली, राइट। उस समय यदि आप हमारे पूरे भारत में देखोगे तो दो प्रकार की मुख्यतः विशेषताएं थी, आपको पता होगा। एक तो ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे और एक तो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। एक ब्रिटिश प्रांत जहाँ पर जो अंग्रेज हैं, ओके, ये डायरेक्ट रूल करते थे, इनके अंडर पर डायरेक्ट स्टेट हुआ करते थे, है ना, ये आपको पता होगा। और कुछ देसी रियासतें हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, मतलब जहाँ पर किंग राजा महाराजा रूल किया करते थे, है ना। तो यदि इस मैप को आप देखोगे, ये 1947 का मैप है। ये जो आपको यहाँ पर भगवा कलर दिखाई दे रहा है ना, ये उस समय पर ब्रिटिश प्रांत थे मैक्सिमम, मतलब जो डायरेक्ट इंडिया में आ गए थे। जो यहाँ पर आपको ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, ये वाला कलर जो है ना, यहाँ पर ये मुख्यतः क्या थी, प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे राज्य, बड़े राज्य थे, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर है ये पाकिस्तान के पास चला गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 1947 में जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो हमारे सामने बहुत सारे क्या थे, चैलेंजेस थे, ठीक है। इस समय याद रखिएगा हमें पूरी आज़ादी नहीं मिली थी, हमें डोमिनियन स्टेटस मिला था, है ना। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं था पूरी संप्रभुता हमारे पास थी, बस नाम मात्र के लिए जो हमारे हेड ऑफ स्टेट थे वो कौन थे, ब्रिटेन के किंग थे उस समय पर, है ना। हमें हमारे प्रधानमंत्री तो मिल गए थे लेकिन हमें हमारे राष्ट्रपति नहीं मिले थे, है ना। तो नाम मात्र के लिए जो हमारे हेड थे, हेड ऑफ स्टेट थे, वो ब्रिटेन के किंग ही थे। इसको हम बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस, है ना। चूँकि देखिए उस समय हमारा संविधान हमें बनाना था, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फॉर्म करना था। इतनी सारी 565 से अधिक प्रिंसली स्टेट थे, जो देसी रियासतें थीं, इनको हमें हमारे भारत में मिलाना था। क्योंकि देखिए अंग्रेज़ों ने 3 शर्तें रखी थी जो भी देसी रियासतें थी, या तो आप इंडिया में चले जाइए, ओके, चाहे आप पाकिस्तान में चले जाइए, और चाहे आप इंडिपेंडेंट रहें या फिर स्वतंत्र रहें। तो ये 3 कंडीशन दे दी थी प्रिंसली स्टेट को, किन्होंने, अंग्रेजों ने। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी जो राज्य है वो स्वतंत्र रहना ही चाहेगा,
ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी उस समय पर, और उस समय पर सबसे अच्छा काम किया था सरदार पटेल ने और वीपी मेनन ने। इन्होंने 562 रियासतों को भारत में विलय कराया था, और ये कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं था, बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है। ये जितने भी आप ग्रे कलर से ये पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर देसी रियासतें थीं जो कि सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, और इनको भारत में मिलाना बहुत बड़ा काम था। तो ये सारे क्या थे, बहुत बड़े चैलेंजेस थे 1947 के बाद, आज़ादी के बाद। तो ये सारी चीज़ें हमारे भारत में उस समय चल रही थी, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। क्लियर है। अब देखिए, अब 1950 के समय है ना, अब आपको पता होगा 1950 में हमारा जो संविधान है बन करके तैयार हो गया था, और संविधान 26 जनवरी को हमने लागू कर दिया था, है ना। तो इसमें हमारा जो जितना भी भारत था, ठीक है, इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि पूरे भारत को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, है ना। पूरे भारत को 4 पार्ट में विभाजित किया गया था, है ना, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जैसे कि पार्ट ए जो था, है ना, ये है पार्ट ए। पार्ट ए में वो राज्य थे जो ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे, मतलब ऐसे राज्य जहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल था, है ना, वो पार्ट ए के अंतर्गत रखे गए। ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे ये वाला रीजन जो था, है ना, सीपी बरार वाला रीजन था, ये जितना भी आप रेड कलर से देख रहे हो, ये पार्ट ए के अंतर्गत रखा गया, जहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे। पार्ट बी में रखे गए प्रिंसली स्टेट, है ना, जो देसी रियासतें थी, है ना, जो देसी रियासतें थी बड़ी बड़ी, है ना, उनको रखा गया पार्ट बी में। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर होलकर हो गए, सिंधिया हो गए, हैदराबाद, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, है ना, मैसूर, ये सब कहाँ रखे गए, पार्ट बी में रखे गए, है ना, जो बड़ी बड़ी रियासत थी। जो छोटी रियासतें थी, छोटे राज्य थे, है ना, इनको पार्ट सी में रखा गया, याद रखिएगा। जैसे कि विंध्य प्रदेश हमारे भारत का हो गया, है ना, और केवल डी पार्ट जो था इसमें अंडमान निकोबार को रखा गया। ठीक है। तो याद रखिएगा 1950 में हमारे भारत का जो जितने भी राज्य हैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो मध्य प्रदेश था, इसके भी 3 पार्ट हुए, है ना। देखिए पार्ट डी में तो ओनली अंडमान निकोबार था, तो इसको हटा दीजिए, केवल 3 ही मेन पार्ट बचते हैं, ए, बी, सी। और हमारे मध्य प्रदेश के भी 3 पार्ट हुए। जो ये वाला पार्ट था, ये कौन सा था, है ना, ये वाला पार्ट, ये अभी मैंने आपको बताया था, ये था ब्रिटिश प्रोविंस, मतलब ब्रिटिश प्रांत थे ये, है ना, ये ब्रिटिश प्रांत था। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस थे, मतलब डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के अंतर्गत था। तो इसको पार्ट ए में रखा गया, है ना, मतलब इसमें सीपी क्षेत्र था, याद रखिएगा, बरार क्षेत्र था, है ना, सीपी और बरार इसको हमने बोला था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य का महाकौशल रीजन था इसमें, है ना, विदर्भ रीजन था, ये वाला, ये विदर्भ रीजन है महाराष्ट्र का, राइट, ये विदर्भ रीजन है। यहाँ पर ये महाकौशल रीजन है जबलपुर वाला, है ना, ये छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, ये सारा, है ना। तो इन सभी को मिला करके, है ना, मतलब सीपी बरार आप बोल सकते हो, कुछ छत्तीसगढ़ का पार्ट, महाकौशल का पार्ट, विदर्भ का पार्ट। ठीक है। तो इसको बनाया गया, मतलब इसको पार्ट ए के अंतर्गत रखा गया, आपको याद रखना है, और इसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश, है ना, इसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका नाम, और इसकी कैपिटल डिसाइड की गई नागपुर, यहाँ पर देखिए नागपुर है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पार्ट ए बना। पार्ट बी की यदि आप बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे एक सिंधिया यहाँ पर थे, आपको पता होगा, ग्वालियर रीजन में, है ना। तो यहाँ पर सिंधिया और होलकर, ये 2 बड़े क्या थी, रियासतें थी, तो इनको मिला करके पार्ट बी स्टेट बनाया गया, है ना, पार्ट बी स्टेट बनाया गया। ये 2 मुख्य क्या थी, रियासतें थीं, और इसको नाम दिया गया मध्य भारत, है ना, सेंट्रल इंडिया या फिर मध्य भारत। ये पार्ट बी स्टेट के, पार्ट बी के अंतर्गत शामिल हुआ, मतलब ये एक राज्य बना मध्य भारत और ये बना मध्य प्रदेश। ठीक है। पार्ट सी की यदि हम बात करें तो इसको बोला गया विंध्य प्रदेश। यहाँ पर जो छोटी छोटी 38 रियासतें थीं, 38 प्रिंसली स्टेट थे, इनको मिला करके विंध्य प्रदेश बनाया गया, और इसको पार्ट सी में रखा गया क्योंकि ये छोटी रियासतें थीं, है ना। और एक था भोपाल, यहाँ पर बीच में भोपाल था, है ना, यहाँ पर भोपाल था, यहाँ पर। ठीक है। तो भोपाल जो रियासत थी, याद रखना है, इसने स्टार्टिंग में भारत संघ में मिलने से मना कर दिया था, है ना, इंडिया में आने से मना कर दिया था, ये अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे। ठीक है। तो 1 जून 1949 को, है ना, 1 जून 1949 को जब सरदार पटेल ने सख्ती अपनाई, तो उनकी सख्ती के चलते 1 जून 1949 को इसको भी पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया, आपको याद रखना। तो भोपाल भी पार्ट सी का ही पार्ट था। ठीक है।
तो हमारे मध्य प्रदेश की क्या सिचुएशन थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए को जो सीपी आरा बरार वाला रीजन था, इसको मिला करके बनाया गया, ठीक है, तो इसको बोला गया मध्य प्रदेश, कैपिटल थी नागपुर। पार्ट बी सिंधिया और होलकर मुख्यतः रियासत थी, इसको मध्य भारत बोला गया। इसकी दो कैपिटल थी, इंदौर और ग्वालियर, है ना, आधे आधे टाइम के लिए इनको बनाया गया था। और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश था, इसमें 38 जो प्रिंसली स्टेट थे, छोटी रियासतें थीं, इनको मिला करके पार्ट सी बनाया गया, ठीक है। तो ये 1950 की कुछ इस प्रकार की कहानी थी, आपको याद रखना है। तो ये कैपिटल भी याद रखना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पूरी टेबल में समराइज़ कर दिया है। जैसे कि पार्ट ए को बोला गया सेंट्रल प्रोविंस और बरार, है ना, मतलब ये पूरा रीजन पार्ट ए को दिया गया, आपको याद रखना है, जो कि पहले सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जाना जाता था। कैपिटल नागपुर बनाई गई, है ना। किस किस को मिलाया गया था, सीपी बरार, छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतें थीं, है ना, महाकौशल रीजन, इनको मिला करके पार्ट ए बनाया गया और इसकी कैपिटल नागपुर थी। उस समय चूँकि इसका नाम क्या था, मध्य प्रदेश, है ना, पार्ट ए का जो नाम था वो क्या था, मध्य प्रदेश। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मध्य प्रदेश, है ना, इस राज्य का नाम मध्य प्रदेश था। और उस समय इनके जो चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, वो बनाए गए रविशंकर शुक्ल, है ना, और गवर्नर बने राघवेंद्र राव, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पार्ट बी जो है इसको मध्य भारत बोला गया, है ना, इसको याद रख लेना, यहाँ पर इसको मध्य प्रदेश बोला गया, मध्य प्रदेश, ठीक है। सीपी बरार को चेंज करके मध्य प्रदेश, इसको सही कर लेना आप। यहाँ पर ग्वालियर और इंदौर को कैपिटल बनाया गया, है ना, विंटर कैपिटल ग्वालियर, समर कैपिटल इंदौर, ठीक है। 25 जो प्रिंसली स्टेट थी, देसी रियासतें थीं, उनको मर्ज करके पार्ट बी में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। लीलाधर जोशी जो हैं इसके चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। और बाद में तकथमल जैन 1956 के समय पर सीएम बने थे। और जीवाजी राव सिंधिया जो हैं ये राज्यपाल थे, गवर्नर थे, राइट। पार्ट सी की बात करें, इसको विंध्य प्रदेश कहा गया और इसकी कैपिटल क्या थी, रीवा थी। यहाँ पर 38 जो छोटी रियासतें थीं, है ना, प्रिंसली स्टेट थे 38, तो इनको मिला करके विंध्य प्रदेश बनाया गया, ओके। और इसके जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, वो शंभूनाथ शुक्ल थे और मार्तंड सिंह इसके गवर्नर थे। और पार्ट सी में ही भोपाल को शामिल किया गया, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में मना कर दिया था, तो उसको पार्ट सी में ही शामिल किया गया, याद रखिएगा। ये एक पूरी रियासत थी, ठीक है। और शंकर दयाल शर्मा इसके चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इधर करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा, एमपी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 1950-51 के समय पर कुछ इस प्रकार की स्थिति थी हमारे मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट ए की कैपिटल क्या थी, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, किन रीजन को मिला करके इसको बनाया गया था, तो ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ओके। इसी प्रकार से हिंदी में भी ये पूरी टेबल है, तो इसको थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो देखिए, जब 1951 में ये 4 पार्ट की व्यवस्था की गई, ए, बी, सी और डी, तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो मध्य प्रदेश, हमारा पूरा भारत है, इस प्रकार से मैप दिखता था। ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य भारत है, ये विंध्य प्रदेश है और ये भोपाल है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सिचुएशन थी और पूरा भारत कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था उस समय, जब 4 पार्ट में हमारे इंडिया को डिवाइड किया गया, ओके। चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने बात कर ली 1947 के पहले क्या स्थिति थी, और जब 1950 में हमारा संविधान बना, इस समय 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, है ना, तो क्या स्थिति थी, यहाँ तक की हमने बात कर ली, है ना। अब इसी के बीच में 1947 से 50 के बीच में हमारा संविधान भी बन रहा था, है ना, स्टेट का इंटीग्रेशन भी चल रहा था, है ना। और इसी के साथ याद रखिएगा, बहुत सारी जगहों पर जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज या फिर जो भाषा होती है ना, तो लैंग्वेज के बेस पर या फिर भाषाओं के आधार पर नए जो स्टेट हैं, जो नए राज्य हैं, इनके गठन की बात हो रही थी, है ना। मतलब बहुत सारे राज्यों में ऐसी बातें हो रही थी, ऐसी मांग उठ रही थी कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए। तो उस समय एक कमेटी का गठन किया गया, एस.के. धर कमेटी, है ना। 1948 में एक कमेटी बनाई गई जिसको बोलते हैं एस.के. धर कमेटी, याद रखिएगा, न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में, ठीक है। कि भैया आप एक बार जांच कीजिए कि भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट का फॉर्मेशन करना सही है कि नहीं है, ठीक है। तो 1948 में इसका गठन हुआ। एस.के. धर इसके क्या थे, जस्टिस एस.के. धर इसके अध्यक्ष थे, ओके,
ठीक है। तो जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट बनाई तो अपनी रिपोर्ट में इसने जो लैंग्वेज के बेस पर है ना स्टेट का फॉर्मेशन करने की बात थी उसको खारिज कर दिया। इसने अपनी रिपोर्ट में ये बोला कि भाषा के आधार पर जो राज्य हैं इनका गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। मतलब एस्कीधर आयोग ने जो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट का फॉर्मेशन था इसकी बात को खारिज कर दिया और क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पर ही स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये पहला आयोग था जो कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर काम करने वाला आयोग था, आपको याद रखना है। ठीक है, पहला प्रयास था। उसके बाद याद रखिएगा एक समिति बनी थी JVP समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया जो कि भारत के जो कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। JVP क्यों बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू। देखिए आगे चल करके फिर 1948 है ना, 1948-49 में एक और कमेटी बनती है JVP कमेटी या फिर JVP समिति, है ना। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, है ना, ये तीनों इस कमेटी के मेंबर थे और इन तीनों की एक कमेटी बनी और इसका भी काम यही था कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन है इसको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये कमेटी बनी थी, आपको याद रखना है। इसका फॉर्मेशन 48-49 में हुआ था, तीनों मेंबर थे इसमें और इसने भी भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है उस समय अव्यावहारिक बताया, है ना। जो भी राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन है लिंग्विस्टिक बेस पर क्या बनाया, इसको सही नहीं बताया और यहाँ पर भी जो भाषा आधार पर राज्यों का गठन है उसकी मांग को समाप्त कर दिया गया, है ना। पूरा मैं स्टोरी बेस बता रहा हूँ, आपको दिमाग में रखते जाइए, ठीक है। तो भाषाई आधार पर जो ये राज्यों की मांग थी लगातार कम नहीं हो रही थी बल्कि बढ़ ही रही थी। खासतौर पर जो दक्षिण भारत है, सदर्न इंडिया है, यहाँ पर मांग काफ़ी ज़्यादा तीव्र थी क्योंकि यहाँ पर आपको पता है तेलुगु भाषी लोग हैं, हर एक राज्य की अपनी अलग भाषा है, लैंग्वेजेस के चलते जो भाषा आधार पर राज्यों के बनाने की मांग है, इसकी जो मांग है भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग है, ये दक्षिण भारत में खासतौर पर काफ़ी तेज हो रही थी, ठीक है। तो ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। तो अलग अलग क्षेत्रों पर ये मांग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। अलग अलग जो स्टेट हैं वहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट की जो बात है काफ़ी ज़्यादा उठ रही थी। खासतौर पर तेलुगु भाषी लोगों ने मद्रास से अलग राज्य की मांग यहाँ पर कर दी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपने पढ़ा ही होगा पॉलिटी में कि पोट्टी श्री रामालू जी थे, है ना। इन्होंने लगभग 58 दिन का क्या किया, आमरण अनशन किया, ओके, फास्ट किया और इनकी डेथ हो जाती है ना। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आ जाता है जनता के बीच में, ठीक है। लगभग 58 डेज ये क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, है ना, आमरण अनशन करते हैं ये, ठीक है। और 58 दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है ना, अनशन करते हुए। क्योंकि ये आंध्र प्रदेश राज्य को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे, तेलुगु भाषी राज्य बनाने की बात कर रहे थे, है ना। और जैसे ही इनकी डेथ होती है तो जनता के बीच में काफ़ी आक्रोश हो जाता है, काफ़ी जो जनता है ना ये प्रोटेस्ट करने लगती है ना। और इसी के चलते आनन फानम में 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य बनता है लैंग्वेज के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर। जो पहला राज्य बना तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारा जो बैकग्राउंड है ये आपको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तो इसके बाद एक और आयोग का गठन होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको हम बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। 1953 में इसका फॉर्मेशन हुआ, फिर से एक आयोग का गठन किया गया चूँकि लैंग्वेज के बेस पर राज्यों के गठन की जो मांग हो रही थी और ये जो इतने बड़ा घटनाक्रम हो गया था, इसके चलते एक और आयोग का गठन किया जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग, याद रखिएगा। और इसका जो गठन है, फॉर्मेशन है, ये 1953 को होता है। इसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो फजल अली थे, है ना। और इसमें 2 और सदस्य थे, KM पर्णिकर और हृदयनाथ कुंजरू, है ना। तो इसके ये जो मेंबर हैं और जो अध्यक्ष चेयरमैन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जब इस पर काम किया तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को इन्होंने क्या किया, स्वीकार किया, है ना, कि ठीक है भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन है या फिर फॉर्मेशन है इसको किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ऐसा एक बैरियर नहीं होना चाहिए कि लैंग्वेज को देख करके या फिर भाषा को देख करके आप कोई एक राज्य बना दो। उन्होंने ये बोला कि
लैंग्वेज के साथ साथ नेशनल यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, है ना, ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है ना। भाषा तो ठीक है, राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक सुविधा को भी देखा जाना बहुत आवश्यक है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यही बोला, 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने, याद रखिएगा, 16 न्यू स्टेट और 3 न्यू यूनियन टेरिटरी, 16 नए राज्य, है ना, और 3 नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की अनुशंसा की कि हमारे देश में 16 नए राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो 1956 में आयोग की जो भी अनुशंसाएं थी, है ना, रिकमेंडेशन थी, इसको सरकार ने मानते हुए, इसमें कुछ सुधार करते हुए, चेंज करते हुए 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य और 6 नए केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने का क्या कर दिया, निर्णय लिया। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में उसने क्या बोला, रिपोर्ट में उसने बोला कि 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी बनना चाहिए देश में। सरकार ने इसमें विचार किया और सरकार ने इसमें कुछ सुधार करते हुए 14 न्यू स्टेट, 14 नए राज्य और 6 न्यू यूनियन टेरिटरी को अस्तित्व में लाया, है ना। किसकी रिकमेंडेशन पर? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो थी, इसके रिकमेंडेशन पर। ओके, और इसके चलते 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1956 में और ये जो पूरा एक्ट था इसको पारित किया गया। ठीक है, और जब ये एक्ट पारित हुआ 1956 को, तो इसके परिणाम में जो ABCD है ना, ये 4 कैटेगरी बनाई गई थी, इनको क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 14 न्यू स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व आए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर, है ना। और इसी में से एक हमारा राज्य था मध्य प्रदेश, है ना। ये हमारा मध्य प्रदेश था जो कि 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। उस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप था और ये पूरे भारत का मैप था। यहाँ पर बॉम्बे स्टेट था, राजस्थान था, पंजाब था, उत्तर प्रदेश था, है ना। तो इस प्रकार का कुछ मैप था जब 14 न्यू स्टेट अस्तित्व में आए थे। ठीक है, चलिए, तो अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि जो ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे और कैसे हमारा मध्य प्रदेश राज्य बना था। क्योंकि पहले क्या था हमारे मध्य प्रदेश में, यहाँ पर पार्ट ए था, है ना, पार्ट बी था और पार्ट सी था, है ना। ये सेंट्रल प्रोविंस और बरार, सीपी और बरार पार्ट ए का पार्ट था, है ना। यहाँ पर सिंधिया और होलकर को पार्ट बी में रखा गया था और पार्ट सी में किसको रखा गया था, जो विंध्य की छोटी छोटी रियासतें थी। तो ये पूरा सिस्टम क्या किया गया, एंड कर दिया गया और इनमें कुछ चेंजेस करके मध्य प्रदेश नाम से एक राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, तो देखो पार्ट ए जो था उसमें क्या चेंज हुए ये थोड़ा सा समझो, है ना। पार्ट ए में क्या चेंजेस हुए थे, जो ये विदर्भ रीजन था, ये महाराष्ट्र वाला जो हाईलाइट मैंने किया है ना, ये वाला रीजन, है ना, ये है ना, ये थे मराठी भाषी, मराठी भाषा वाले, जो मराठी लैंग्वेज वाले डिस्ट्रिक्ट थे, है ना। ये लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट थे, याद रखना है, 8 डिस्ट्रिक्ट थे, 8 जिले थे मराठी भाषी। तो आपको पता है कि इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी वो भाषाई आधार पर दी थी कि भाषाई आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं। तो ये जो 8 मराठी भाषी राज्य थे, विदर्भ रीजन था, इसको तात्कालीन जो बॉम्बे स्टेट था, उस समय महाराष्ट्र नहीं था, बॉम्बे था, है ना, ये क्या था, बॉम्बे था यहाँ पर। तो तात्कालीन जो बॉम्बे स्टेट था उसको दे दिया गया, है ना। तो पार्ट ए के 8 जिले जो विदर्भ रीजन था या फिर 8 मराठी भाषी जिले थे, इनको किसको दे दिया गया, बॉम्बे को दे दिया गया। और बाकी का जितना पार्ट था, बाकी का जितना ये पार्ट था छत्तीसगढ़ वाला और ये पूरा पार्ट, इसको एज इट इज़ मध्य प्रदेश राज्य में शामिल कर लिया गया। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, सेंट्रल प्रोविंस और बरार का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, है ना। ये वाला सीपी बरार का रीजन था, ये पूरा जो हाईलाइट मैंने किया है, राइट। तो इसको क्या किया गया, इसको क्या नाम दिया गया था, मध्य प्रदेश नाम दिया गया था, इसको मध्य प्रदेश नाम दिया गया था। तो बस ये 8 जिले बॉम्बे को दे दिए गए, बाकी एज इट इज़ मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ओके, तो मेजर पोर्शन ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाज मर्ज इनटू मध्य प्रदेश, है ना। इसको आप मध्य प्रदेश भी बोल सकते हो, मध्य
पहले इसका नाम मध्य प्रदेश ही था, है ना, सेंट्रल प्रोविंस और बरार का जब पार्ट में डिवाइड किया गया था। और 8 जो विदर्भ डिस्ट्रिक्ट थे कौन कौन से थे, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, इनको किसको दे दिया गया, बॉम्बे स्टेट। उस समय महाराष्ट्र नहीं था, बॉम्बे स्टेट था, इसमें गुजरात भी था, है ना, अब गुजरात नाम से जाना जाता है, तो ये मराठी भाषी थे तो उसको बॉम्बे स्टेट को दे दिया गया। बाकी का जितना भी पार्ट था सीपी बरार का वो पूरा का पूरा एमपी में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो ये पार्ट ए का जो भी पार्ट था ये मध्य प्रदेश में मिला लिया गया एज इट इज़, सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के। पार्ट बी में क्या चेंजेस किए गए, तो पार्ट बी में जो पूरा का पूरा पार्ट बी था वो एमपी में मिला लिया गया। सिर्फ यहाँ पर 2 चेंजेस किए गए, और कौन से चेंज थे, यहाँ पर बाउंड्री को क्या किया गया, एडजस्ट किया गया। जैसे कि मध्य प्रदेश में एक मंदसौर जिला है, इसकी एक भानपुरा तहसील है, इसका एक छोटा सा गांव था सुनेल टप्पा, है ना, ये बॉर्डर वाला राज्य था, मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। तो सुनेल टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया, है ना। यहाँ पर देखो मंदसौर तहसील है, ये मंदसौर तहसील है, ठीक है, और यहाँ पर ये राजस्थान राज्य है, ठीक है। तो यहाँ का जो सुनेल टप्पा था वो राजस्थान को दे दिया गया, याद रखिएगा, है ना। और कोटा जिले की सिरोंज तहसील थी, है ना, कोटा जिले की सिरोंज तहसील थी, इसको विदिशा डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे मध्य प्रदेश का, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया। तो एक क्षेत्र राजस्थान को दिया और एक क्षेत्र हमने उनसे लिया। तो यहाँ पर लेन देन की प्रक्रिया अपनाई गई, है ना, बॉर्डर को एडजस्ट किया गया। और एज इट इज़ जो मध्य भारत था, है ना, ये मध्य भारत था, आपको पता होगा, ये पूरा सेंट्रल इंडिया था, ये वाला पार्ट, ग्वालियर और सिंधिया रियासत जो थी यहाँ पर, है ना, इसको एज इट इज़ हमारे मध्य प्रदेश का पार्ट बना लिया गया। तो ये पार्ट बी में चेंजेस थे, बस 2 चेंजेस थे, ये दिमाग में रखना है। पार्ट सी की यदि हम बात करें, जो कि विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ये रेड वाला हिस्सा, है ना, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, एज इट इज़ जो पार्ट था वो एमपी में मिला लिया गया, विंध्य प्रदेश वाला, है ना। तो इंटायर विंध्य प्रदेश वाज इंटीग्रेटेड इनटू मध्य प्रदेश, नो टेरिटरी वाज डिटैच्ड, फुल रीजन एडेड टू मध्य प्रदेश, है ना। कोई भी चेंज नहीं किया गया, पूरा का पूरा जो विंध्य प्रदेश था जो कि पार्ट सी का पार्ट था वो एज इट इज़ मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, ठीक है। और फाइनली भोपाल बचा, तो इंटायर भोपाल स्टेट वाज मर्ज्ड इनटू मध्य प्रदेश, भोपाल बिकम कैपिटल न्यूली फॉर्म्ड मध्य प्रदेश। तो भोपाल जो था, जो पार्ट सी का पार्ट था, उसको भी एज इट इज़ एमपी में मिला लिया गया और कैपिटल बनाया गया इसको, है ना। उस समय याद रखिएगा जो भोपाल था, है ना, ये सीहोर की एक तहसील थी, सीहोर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील हुआ करती थी, ये कोई जिला नहीं हुआ करता था, और इसको उस समय कैपिटल बनाया गया था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो भोपाल है एमपी में मिलाया गया और उसको कैपिटल बनाया गया। तो इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को हमारा जो मध्य प्रदेश का मैप है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था। इस समय ये छत्तीसगढ़ वाला पार्ट हमारे मध्य प्रदेश का पार्ट था, और ये वर्तमान हमारा जो मध्य प्रदेश है ये था, ठीक है। तो इस प्रकार से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के जो भी पार्ट थे उनको मध्य प्रदेश में मर्ज किया गया, और इस प्रकार से कुछ मैप अस्तित्व में आया। और इंडिया का मैप यदि आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो इस प्रकार से 1947 से लेकर के 1956 के बीच में कैसे मध्य प्रदेश का गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। पूरा स्टोरी के थ्रू मैंने आपको हर एक चीज़ यहाँ पर समझाई है, ठीक है। अब जब 1 नवंबर 1956 को हमारा राज्य अस्तित्व में आया, तो ये गठन की डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके अंतर्गत आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, इसके आधार पर, इसके बेस पर ही आया था, राइट। कौन कौन से रीजन मिलाए गए थे, तो सीपी बरार, मध्य भारत, है ना, विंध्य प्रदेश, भोपाल, है ना, ये सभी पार्ट मिलाए गए थे हमारे मध्य प्रदेश में। फर्स्ट कैपिटल भोपाल थी, उस समय सीहोर की तहसील हुआ करती थी, है ना। कुल 43 डिस्ट्रिक्ट थे और 8 डिवीज़न थे, है ना। यहाँ पर पहले एमपी और अभी का जो छत्तीसगढ़ है ना, ये साथ में ही थे और उसको मध्य प्रदेश बोलते थे। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो उस समय 43 डिस्ट्रिक्ट और 8 डिवीज़न थे, राइट। पहले जो सीएम थे हमारे वो कौन थे, रविशंकर शुक्ल थे, आपको याद रखना है। पहली विधानसभा का गठन भी इसी समय हुआ था। हिंदी भाषी राज्य था, चूँकि आपको पता है भाषा एक मुख्य आधार था, कुछ मुख्य बेस था, तो लिंग्विस्टिक जो बेस था वो हिंदी था। और यहाँ पर विदर्भ क्षेत्र मेजर अलग हुआ था, जो मेजर पार्ट एबीसी से अलग हुआ था वो विदर्भ रीजन था, जो कि किस में गया था, जो कि बॉम्बे स्टेट में मर्ज किया गया था। ओके, तो ये 1956 तक की जो कहानी है हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर ली है। तो
आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत अच्छे से मैंने 1947 के पहले से मैंने आपको, है ना, 1956 और यहाँ पर बीच में 1950, ये पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से सुनाई है मैंने आपको, है ना। और 1956 से लेकर के 2025 तक की जो स्टोरी है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। कुछ हम MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला MCQ है सेंट्रल प्रोविंस और बरार पार्ट ए की कैपिटल क्या थी। तो नागपुर को कैपिटल बनाया गया था, आपको पता ही होगा। ये वो क्षेत्र था जहाँ पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था। इसको सेंट्रल प्रोविंस और बरार बोलते हैं और इसको पार्ट ए के अंतर्गत रखा गया था और नागपुर इसकी कैपिटल थी, है ना। सेंट्रल प्रोविंस और बरार के मुख्यमंत्री कौन थे, CM कौन थे, है ना। हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो रविशंकर शुक्ल, जो कि बाद में मध्य प्रदेश के भी CM बने, है ना। तो ये सेंट्रल प्रोविंस बरार के मुख्यमंत्री थे, याद रखना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लागू हुआ, है ना। व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन्फोर्स्ड। तो 1 नवंबर 1956, चूँकि ये मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, फाउंडिंग डे है, तो आपको याद ही होगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की रचना में शामिल 4 भागों में से कौन नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मर्ज्ड इनटू मध्य प्रदेश इन 1956। तो सेंट्रल प्रोविंस का मर्ज हुआ था, बरार का भी मर्ज हुआ था, सेंट्रल इंडिया मध्य भारत भी मर्ज हुआ था, विंध्य प्रदेश भी मर्ज हुआ था, भोपाल भी मर्ज हुआ था, हैदराबाद राज्य मर्ज नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद स्टेट। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोविंस और बरार का कौन सा रीजन अलग कर महाराष्ट्र में शामिल किया गया। विच रीजन ऑफ CP बरार वॉज ट्रांसफर्ड टू महाराष्ट्र। तो जो विदर्भ के 8 डिस्ट्रिक्ट थे, 8 डिस्ट्रिक्ट थे, है ना, जो मराठी भाषी थे, तो इनको तात्कालीन जो बॉम्बे था, है ना, बॉम्बे स्टेट था, उसको दिया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान की कौन सी तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। विच तहसील वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम राजस्थान टू मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कोटा डिस्ट्रिक्ट की जो सिरोंज तहसील थी, है ना, कहाँ की थी ये, कोटा की, इसको विदिशा में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। और हमारा जो सुनेल टप्पा था मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का, उसको राजस्थान को दिया गया था, राइट। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल कितने जिले थे। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर इन मध्य प्रदेश इन 1956। तो मध्य प्रदेश के कितने टोटल जिले थे, तो अभी मैंने बताया था 43 डिस्ट्रिक्ट थे और 8 क्या थे, डिवीज़न थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1956 में मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। हु बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश इन 1956। तो उस समय तो रविशंकर शुक्ल 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पहले CM बने थे। आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि MP के फर्स्ट गवर्नर कौन बने थे या फिर राज्यपाल कौन बने थे। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ओके। नेक्स्ट है मध्य भारत, जो कि पार्ट B का पार्ट था, है ना, पार्ट B को बोला गया था, किन रियासतों को मिलाकर के बनाया गया था। विच प्रिंसली स्टेट वर मर्ज्ड टू फॉर्म मध्य भारत पार्ट B, ओके। तो मुख्यतः 2 बड़ी रियासतें थी, एक ग्वालियर और इंदौर, है ना। यहाँ इंदौर में होलकर थे, ओके, और यहाँ पर ग्वालियर में सिंधिया थे, ठीक है। तो इन 2 मेजर रियासतों को मिलाकर के पार्ट B में शामिल किया गया था, ओके। तो ये 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस की हैं। एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप बताइए कि राज्यपाल कौन बने थे, गवर्नर कौन बने थे 1 नवंबर 1956 को। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ओके। तो ये आज का लेक्चर था, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हमने सारा स्टोरी के थ्रू डिस्कस किया है। 1-2 बार अच्छे से लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से। बाकी की आगे की जो स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। इसके यदि आपको PDF चाहिए है या फिर कंप्लीट नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट MPGK के कोर्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन से इसको इनरोल कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर जाकर के आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करके 40% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। एक कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक GK, 1000 MCQ सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ मिल जाती है। तो इस ऑफ़र का लाभ उठाना ना भूलिए, ओके। और 1,040,000 कूपन कोड का यूज़ करके इसमें आप 40% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करें। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।